दोस्तों ये कहानी समरंगल होटल पे बेस्ड है जो कि एक सच्ची कहानी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हर कोस्टर राइट ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत 1981 अंबर मानगुर होटल से होती है जहां हम वहां काम करने वाली एक लेडी निंग रूम को देखते हैं और यहां उस होटल की ओनर सुखनी उसे सेकंड फ्लोर साफ करने के लिए कहती है और थर्ड फ्लोर पे उसे जाने से मना करती है क्योंकि वहां रिनोवेशन चल रहा था। अब निंग रूम सेकंड फ्लोर साफ कर रही होती है तब उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह चेक करने थर्ड फ्लोर पर जाती है जहां कॉरिडोर में लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और वह एक रूम के पास पहुंचती है जिस पर एक कोई नंबर नहीं था। जब वो उस कमरे का दरवाजा खोल के देखती है तो उसे वहां एक और बैठी नजर आती है जिसके सफेद बाल और सफेद स्किन थी जो कहती है 3 रातें और आधी रात। ये देख के निंग रूम वो दरवाजा बंद करके वहां से भाग जाती है और यह कहानी वह अपनी बेटी को सुना रही थी। वह यहाँ बताती है कि उस दिन से बुरी चीजें हो रही हैं। उसके पड़ोसी और उसकी बेटी की आंट ने सुसाइड कर लिया लेकिन उसकी बेटी का कहना था कि वह दोनों ही मेंटली इल थे और इन सब का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अब आधी रात हो जाती है और निंग रूम प्रे कर रही होती है जब लाइट्स फ्लिक होने लगती हैं और शीशे में हम उसी व्हाइट स्किन वाली औरत को देखते हैं जो शीशे से बाहर निकल आती है और उल्टा चलती है लेकिन एक पल बाद वो गायब हो जाती है। अब ग्राम आए सोने चली जाती है तभी वह औरत उस पर अटैक कर देती है और उस औरत ने निंग रूम के शरीर की काल उतार के उसे मार दिया था। इस घटना के 3 दिन बाद हम 2 बहनों रायना और फे को देखते हैं जो अंबर होटल में आई थी। यह होटल उनके डैड को उनके पेरेंट्स से विरासत में मिला था जिसे 1950 में बनाया गया था लेकिन इसे तुरंत खोला नहीं गया था। यहाँ फे और रायना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं जो है शक्ति नहीं और गार्तो जो इन दोनों का वेलकम करते हैं क्योंकि रायना के पिता पे कर्ज था इसलिए उनका घर जब्त कर लिया गया है इसीलिए ये लोग यहाँ रहने आए हैं। दोस्तों रायना के पितर औरत थे। यहाँ शक्ति ने रायना को उस होटल के पेपर्स को उसके डैड के लॉयर के पास ले जाने को कहती है ताकि वह होटल रायना के नाम हो सके और यहाँ शक्ति नहीं इन्हें थर्ड फ्लोर पर जाने से मना करती है और वही रीजन देती है कि वहाँ रिनोवेशन चल रहा है। शक्ति नहीं को कोई राज तो पता है। अब अगले दिन रायना फे के नए स्कूल में हेड मास्टर से बात करने जाती है। यहाँ रायना की मुलाकात आर्ट से होती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन रायना के कहने पे ये लोग अलग हो गए थे। आर्ट चाहता है कि ये दोनों वापस एक हो जाएं लेकिन रायना नहीं चाहती। आर्ट रायना को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि किसी ने निंगरम की खाल उधेड़ कर उसे मार दिया था और कोई नहीं जानता कि उसे किसने मारा और इस केस पर आर्ट इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्योंकि वह प्रेस में है। और अब आर्ट रायना से अंबर होटल के बारे में पूछता है और यहाँ रायना को पता लगता है कि मरने वाली उसकी होटल में काम क्या करती थी जिसे सुनकर वह हैरान थी। आर्ट रायना के ग्रैंड पेरेंट्स से पूछताछ करता है और पता लगता है कि निंग रूम वहाँ कुछ दिन से ही काम कर रही थी और इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। उनके ग्रैंड पेरेंट्स रायना और फे को डराना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने यह बात नहीं बताई। अब ज्यादा जानकारी के लिए आर्ट वहाँ एक रूम ले लेता है। दोस्तों फिर रायना से आर्ट को सच बताने के लिए कहती है ताकि वह दोनों फिर से एक हो सके। दोस्तों दोनों बहनों की लाइफ में कुछ समय से बहुत परेशानियां चल रही हैं जिस वजह से रायना ने प्रे करना छोड़ दिया है और फिर उसे गॉड पर से विश्वास न तोड़कर प्रे करने के लिए कहती है। अब रायना को थर्ड फ्लोर पर उसी कमरे से उजाला आता दिखता है और वह जब चेक करने जाती है तो वह उसी औरत के रोने की आवाज सुनती है। लालगा देखकर रायना हथौड़ा लाकर उसे तोड़ देती है और अंदर उसी कॉरिडोर से होते हुए बिना नंबर वाले कमरे के पास पहुंचती है जहां उसे कमरे के अंदर वही सफेद स्किन वाली औरत दिखती है जो कहती है 3 रातें और आधी रात। ये देखकर रना दरवाजा बंद कर चली जाती है। रायना को समझ ही नहीं आता कि उसके दादा दादी ने ये बात क्यों छुपाई। अगले दिन रायना की कार पर खून से एक लिखा था यानी आज पहला दिन है और दूसरे ही पल वो लिखा हुआ गायब हो जाता है। अब रायना फर को स्कूल छोड़ने के लिए अंदर जाकर अपनी दादी से पूछती है। उसे देखकर सुखदिनी पूछती है कि रायना परेशान क्यों है और रायना कल रात घटी सारी बात बताती है। और अब ये सुनकर कि रायना बिना नंबर वाले कमरे में गई थी और उस औरत को देखा था उसकी दादी के चेहरे की हवाएं छूट जाती हैं और वह रायना को डांट है। तभी फे आ जाती है और रायना उसे स्कूल छोड़ने के लिए ले जाती है जिसके बाद हमें पता चलता है कि निंग रूम की बेटी ने पुलिस से बात की लेकिन उसने होटल का नाम नहीं लिया लेकिन ये खबर लोगों में फैल गई है और अब उसके दादा गारत को पता लगता है कि रायना ने थर्ड फ्लोर का वह कमरा खोला है। अब निंग रूम की खबर पता लगते ही लोग उस होटल को छोड़कर जाने लगते हैं। तब रूम नंबर 13 से टावल आने के लिए कॉल आता है और जब रायना टावल लेके जाती है तो देखती है कि बाथरूम में कोई नहीं था। तभी रायना को रिसेप्शन से पता लगता है कि वह रूम खाली पड़ा है। तभी पर्दे के पीछे वह औरत चलती नजर
आती है जो कार्पेट के नीचे से होते हुए रायना की तरफ बढ़ती है और उस पे अटैक कर देती है। तभी वहां आदो आता है और उसे संभालता है और दिखाता है कि कमरे में कोई नहीं है। अब रायना के साथ ये होने के बाद होटल का स्टाफ काम छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अब निंगरूम की बेटी का ये कहना है कि उसकी मां ने एक औरत को उस होटल में देखा था, इसलिए लोग उसके मरने को उस औरत से जोड़ रहे हैं। अब आर्द रायना के ग्रैंडपेरेंट्स से उसे सब बताने के लिए कहता है। जब सुक्तिनी से पता लगता है कि वह औरत कोई गेस्ट नहीं है, वो एक आत्मा है जो उसी कमरे में रहती है। दोस्तों 6 साल पहले सुक्तिनी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तब रहीना के डैड यानी जनावर ने कहा था कि उसे विरासत में मिले उस होटल को सुक्ति नहीं यूज कर सकती है। दोस्तों जब ये लोग होटल में आए थे तो बुरी हालत में था और एक आदमी 3rd फ्लोर पर लाइट ठीक करने आया था, तो उसने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया और उस वकर का कहना था कि उसने वहां एक सफेद खाल वाली औरत को देखा था जिसकी आंखें लाल थी और उसने उस वकर से वही शब्द कहे थे जिसके 3 दिनों तक अजीब घटनाएं होने लगी थी। और तीसरे दिन आधी रात को उस वकर ने अपना सिर दीवार पर मारा जिससे उसका सिर टूट गया और उसकी मौत हो गई। तब सुक्तिनी ने ददंग जो कि एक शमन था उसको बुलाया और ददंग उस रूम को छू तक नहीं पाया। उसने बताया कि यह लोग उस औरत से छुटकारा नहीं पा सकते, तब से ये लोग उस कमरे को बंद रखने लगे ताकि वहां कोई नहीं जाए, और जब तक निंगरूम ने वह दरवाजा नहीं खोला था तब तक कुछ नहीं हुआ था। उधर स्कूल में फेक की टीचर उसे बायो लैब से सामान लाने के लिए कहती है। जब फेक को वो औरत उसके नाम से बुलाती है लेकिन वहां कोई नहीं था, तब वहां रखा स्टैचू कैची लेकर फेक पे हमला करने के लिए बढ़ता है जो जिंदा हो गया था और उस पर आधी खाल थी और आधी नहीं। डर के मारे फिर दरवाजा बंद कर बाहर आ जाती है। जब उसकी आवाज से सारा स्कूल इकट्ठा हो जाता है और टीचर दिखाती है कि स्टैचू वही खड़ा है और वहां कोई नहीं है। अब घर आने पर रायना को स्कूल की सारी बात पता लगती है और यहाँ इन्हें एक झटका लगता है, क्योंकि इनके कहने से पहले ही फेथ 3rd फ्लोर के उस रूम को पिछली की रात खोल चुकी थी और अब ये दोनों बहनें तीसरे दिन की आधी रात को मर जाएंगी जैसे बाकी लोग मरे। अब रैना और आर्द ददन के पास इससे छुटकारा पाने जाते हैं, लेकिन कोई चीज उस औरत को इस दुनिया में रखे हुए है। ददन एक रास्ता निकाल तो सकता है लेकिन बिना उस औरत के नाम के वह उस औरत की आत्मा से संपर्क नहीं कर पा रहा है, और उस औरत का नाम जानने के लिए इनके पास तीसरे दिन की रात 12 बजे तक का समय है। लेकिन उस होटल के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता, ना ही रायना के डैड ने कभी उस होटल के बारे में बताया। अब रायना को उसके डैड की लॉयर का कॉल आता है जहां में पता लगता है कि उस होटल के पेपर्स जनावर के नाम पे नहीं बल्कि बकारा के नाम पर हैं, जो रायना के डैड का पुराना नाम था। यानी बकारा ने इनसे कुछ तो छुपाया जो वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता लगे। यहाँ रायना को याद आता है कि उसके डैड ने बताया था कि उनके अतीत में सीक्रेट्स है जिससे उनका दम घुटता था और इन्हीं सीक्रेट्स को उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा था। अब ये लोग क्लू के लिए बस कारा की नोवेल्स को पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता। रायना को फिर से उस कमरे से उजाला दिखता है और वह उस औरत के बारे में क्लू पाने के लिए वहां चली जाती है। तभी आर्द आकर उसे रोकता है, लेकिन 3 दिन के अंदर वो और उसकी बहन मरने वाली थी, इसलिए रायना और फेथ दोनों उस कमरे में जाकर क्लू ढूंढते हैं और आर्द बाहर वेट करता है। रायना को वापस उसका नाम सुनाई देता है और वहां उसे एक पेंसिल बॉक्स मिलता है और उस पेंसिल को उठाते समय उसे बैग के नीचे एक टूटे हुए टाइल के पास एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा था एंजल। दूसरी तरफ वही औरत फे को डराती है और जब रायना देखने जाती है तो फे पोसेड हो चुकी थी जिसके सिर के पीछे बिना खाल का एक चेहरा था और फिर रायना पे हमला कर देती है, जिसके बाद वो दीवार पर चढ़ के रायना को मारने की कोशिश करती है। तभी आदो आकर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह भी घायल हो जाता है और जब आदो फे को एक तरफ फेंकता है तब फे होश में आती है और ये तीनों वहां से जाने लगते हैं। जब इन्हें वो औरत वापस वही शब्द कहती नजर आती है और समय था रात का 12, यानी एक दिन पूरा हुआ और अब दूसरा दिन शुरू होता है। रायना उस पेपर के टुकड़े को औरत को दिखाती है और बताती है कि वो कमरा चीजों से भरा हुआ है, यानी वो औरत वहां रहा करती थी। अब इनके दादा दादी आकर इन्हें पेपर के बाकी टुकड़े दिखाते हैं जो इन्हें बाकी के रूम्स में बैग के नीचे टूटे टाइल में मिले और इन्हें जोड़ने पर पता लगता है कि वो एक लेटर है जिसे रायना पढ़ती है जिसमें लिखा था कि अपना घर छोड़ने के बाद मैं नॉर्थ की तरफ गई और वह उस समय को कभी भूल नहीं पाएगी जहां ये लोग मिले थे। और दोस्तों यह एक लव लेटर था जो बस कारा यानी रायना के डैड के नाम पर लिखा गया था जिसे उस औरत यानी जैस्मिन ने लिखा था। अब रायना अपने दादाजी से आसपास के पाइन ट्री यानी देवदार के पेड़ के बारे में पूछती है क्योंकि वह सुंदर लंबे स्ट्रांग और इटर्नल होते हैं जो 1000 साल तक रहते हैं, जिस तरह के प्यार के बारे में उस लेटर में लिखा का था। और यही वह जगह थी जहां बस कारा और जैस्मिन मिले थे। अब रायना और आदो पास के देवदार के जंगल के नॉर्थ
में जाते हैं जहां इन्हें सफेद फूल मिलते हैं। वहीं इन्हें एक नाविक मिलता है जो है पर्च, जिससे ये लोग उस सफेद फूल के ओरिजिन के बारे में पूछते हैं और यह फूल पर्च के गांव में उगते हैं। अब ये लोग पर्चों के साथ उसके गांव के हेड से उस औरत के बारे में जानने आए थे। इसके बारे में वह गांव के हेड से पूछते हैं, लेकिन हेड कहता है कि उसे कुछ नहीं पता था। हम यहाँ देखते हैं कि शायद हेड की वाइफ को कुछ पता था। मौसम खराब होने की वजह से ये लोग पर्च के घर में रुकते हैं। अब रायना को ये गॉड का मजाक लगता है, क्योंकि जब वह गॉड के करीब रहना चाहती थी तो गॉड ने उसके पेरेंट्स को छीन लिया और जब वह नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए होटल आई तो उसका सामना मौत से हो गया। लेकिन आर्ड उसे समझाता है कि यह गॉड का टेस्ट है ताकि आने वाली प्रॉब्लम के लिए वो तैयार रहे। जिसके बाद हम हेड को देखते हैं जो अपनी वाइफ को गुस्से में कुछ भी ना बताने के लिए कहता है और यह आर्ड देख लेता है। अब आर्ड और रायना उनके घर में ढूंढना शुरू करते हैं और इन्हें वहां जैस्मिन की फोटो मिलती है और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। जैस्मिन उस गांव के हेड की बेटी थी जो एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुई थी, इसीलिए उसका शरीर और बाल सफेद थे, जिस वजह से वहां के बच्चे उसे बुली किया करते थे। उसका पिता उसे घर में कैद रख के उसे मारा करता था क्योंकि जैस्मिन उसके लिए शर्म का कारण थी। इसलिए जैस्मिन खुद के ख्यालों में बनाए गेम्स में खोई रहती थी, पर जब वह 20 साल की हुई तो वह वहां से भाग गई। जिसके बाद उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि जैस्मिन का असली नाम मैनूर था, यानी सफेद फूल, क्योंकि वो फूल की तरह सफेद थी। अब नाम जानने के बाद ददंग उसकी आत्मा से कांटेक्ट करता है, जहां ददंग पास में देखता है कि मैनूर घर से जंगल में भागी थी और बेहोश होने पे बस्का उसे अपने होटल ले गया और रहने के लिए रूम दिया। उसने अपना माँ का ब्रेसलेट मैनूर को पहनने के लिए दिया। बस्कारा और मैनूर में प्यार हो गया था, जिसके बाद बस्कारा बिजनेस के लिए जकार्ता चला गया और जो लेटर इन्हें मिला था वह मैनूर ने उसी समय बस्का को लिखा था और एज अ गेम लेटर के टुकड़ों को टाइल के नीचे छिपा दिया था। लेकिन बस्का कभी लौट के नहीं आया। उसे ढूंढते हुए मैनूर जकार्ता गई, जहां उसने बस्का को उसकी वाइफ के साथ देखा जो प्रेग्नेंट थी। ये देखने के बाद मैनूर ने खुद का रूप बदलने के लिए अपने शरीर की खाल को चाकू से काट के उतार दिया और वह ये 3 दिन तक करती रही जब तक उसकी जान नहीं चली गई। बस्कारा ने मैनूर को यह फील करवाया कि हर कोई उसके साथ बुरा है और वह खुद से नफरत करने लगी। दोस्तों, मैनूर की आत्मा को रोकने के लिए इन्हें 2 एलिमेंट्स यानी मौत और जीवन को एक साथ करना होगा। कुछ ऐसा जिससे मैनूर इनके डैड को माफ कर दे। इन्हें वो चीज उसके शरीर तक ले जानी होगी ताकि उसकी नफरत खत्म हो जाए। तभी हम देखते हैं कि लाइट्स टूटने लगती हैं और ये लोग बाहर भागते हैं, लेकिन मैनू और ददन के चेहरे को फाड़कर उसे 2 हिस्सों में कर देती है, जिससे वह वहीं मर जाता है। अब इनके पास समय कम है और इन्हें पता नहीं है कि आखिर ददन ने क्या कहा। रायना अपने डैड के सीक्रेट से गुस्से में थी और इसी समय वह आर्ट को बताती है कि उसे कैंसर हुआ था और वह कभी मां नहीं बन सकती और इसीलिए वह आदो से अलग हुई थी, क्योंकि आर्ट अपना परिवार चाहता था और रायना अपने डैड की तरह कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहती। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी फेको बैग के नीचे बॉक्स में उनके डैड के लिख की कहानी मिलती है जो जैस्मिन यानी मैनूर की थी। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, बस्कारा जकार्ता बिजनेस के लिए नहीं बल्कि जैस्मिन के लिए रिंग लाने गया था ताकि वह उसे प्रपोज कर उससे शादी कर सके, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और एक कपिल ने उसकी हेल्प की और उस कपिल ने अपने बेटे का नाम बस्का को दे दिया जो था जानवर। बस्का अपनी याददाश्त खो चुका था। उस कपिल ने बस्का को अपने बेटे की तरह रखा और उसकी शादी करवा दी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी याददाश्त वापस आ गई और वह वापस मनो को ढूंढता हुआ आया, जहां उसे मनो की लाश मिली, जिसे देखकर बस्का टूट गया। वो लिखता है कि काश वह उसी समय बता देता कि वह मनु से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। मस्कारा ने मनर की बॉडी होटल के नीचे काट दी थी और सामने की दीवार पर वही फूल बना दिया था जो रिंग में बना था, जो उसके प्यार को दर्शाता था। उस दिन मस्कारा ने अपने आप को भी दफना दिया और नाम बदल के रहने लगा। अब इन्हें टनल के नीचे मनु की ग्रेव ढूंढनी थी। ये लोग अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। तभी रायना को दीवार पर एक फूल दिखता है और ये लोग वहां खोदना शुरू करते हैं, लेकिन वह फूल रिंग से मैच नहीं करता था और यहाँ आर्ट पजेस्ट हो जाता है और रायना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रायना खुद को छुड़ाकर किसी तरह वहां से भागती है, लेकिन उसे टनल में आगे रास्ता समझ नहीं आता। आर्ट उसे टनल में ढूंढ रहा था और रायना उसे बेहोश कर आगे बढ़ जाती है। रायना के बैग में एक
पेपर था जिसमें उसके दादा दादी ने लिखा था कि शायद ये उसकी आखिरी प्रेयर होगी और अब लंबे समय के बाद यहाँ रायना प्रे करती है और आगे बढ़ती है जब उसे दीवार पर वही फूल बना हुआ दिखता है जो रिंग पर बना था और अब सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। इधर घर पर इनके दादा दादी और फिर प्रेयर कर रहे थे। अब रायना वहाँ खोदना शुरू करती है और उसे मनोहर का कंकाल मिलता है जिसे रायना वही अंगूठी पहनाने की कोशिश करती है जो बसकारा ने मैनूर के लिए बनवाई थी और यह रिंग उन दो एलिमेंट्स को दर्शाती थी यानी जीवन और मौत जिसे मैनूर को पहनाने के बाद वो इनके पिता को माफ कर देगी। लेकिन रायना मैनूर की रेड बॉडी को वह अंगूठी पहना पाती उससे पहले ही आर्ट पीछे से आकर उस पर वार कर देता है, लेकिन रायना किसी तरह उस अंगूठी को मैनूर की उंगली में पहना देती है जिससे आदो उसे छोड़ देता है और मैनूर की डेड बॉडी से मैनूर की आत्मा निकलती है जिसे अब सब कुछ पता चल गया था और वह वहां से चली जाती है। आखिर इन लोगों ने सच को मैनूर के सामने रख दिया था और अपनी जान बचा ली थी, जिसके बाद होटल में पुलिस आती है और ददन की बॉडी को लेकर जाती है और रायना और आरत पुलिस को सब सच बता देते हैं। आरत रायना से कहता है कि वह उससे अभी भी प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए कहता है क्योंकि रायना जैसी भी है उसे वो वैसी ही पसंद है और रायना भी हाँ कर देती है। अब रात में आरत को रायना का कॉल आता है और अगले दिन नाश्ते पे ये लोग फे और इनके ग्रैंड पेरेंट्स को इनकी शादी की बात बताने वाले थे, जिसके बाद आरत को एक और कॉल आता है और फोन पे कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलता है और ये देखकर आरत बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद था। तभी वही शब्द वापस सुनाई देते हैं और सामने के शीशे से मैनूर बाहर आती है और आर्ट पर अटैक कर देती है। अगले दिन जब रायना आर्ट को बुलाने जाती है तो उसे वहां खून दिखता है और सामने आर्ट की लाश पड़ी हुई थी जिसकी खाल उतरी हुई थी। ये देखकर रायना बिल्कुल टूट गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सभी लोग उस होटल को छोड़ चले जाते हैं और उस होटल को सेल पे रख देते हैं और होटल के थर्ड फ्लोर को चेक करने के लिए दो पुलिस वाले जाते हैं जहाँ उन्हें वापस नूर दिखती है जो वापस वही शब्द कहती है और बस यह मूवी यही एंड हो जाती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर गुमराह होगा कि मैनूर ने रायना और फे को नहीं बल्कि आर्ट को क्यों मारा। वो इसलिए क्योंकि मैनूर का टूटा दिल हील हो गया था। ये जानकर कि बसका उससे अभी भी प्यार करता है लेकिन उसका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लोगों ने जिस तरह मैनूर को ट्रीट किया वह दर्द आज भी उसके अंदर है, इसलिए जो भी उस रूम में जाएगा वह तीसरे दिन की आधी रात को खाल उधेड़ कर मार दिया जाएगा। और जिन भी लोगों ने मैनूर के साथ बुरा व्यवहार किया जब तक वह मर नहीं जाते मैनूर उसी कमरे में रहेगी और क्योंकि रायना और फे बसका की बेटियां हैं इसलिए मैनूर ने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई बल्कि आर्ट को मार दिया क्योंकि उसका कोई भी कनेक्शन बसका से नहीं था। और यह सारी बात मैनूर ने फे के अंदर आकर रायना को बताई थी कि वो उन लोगों को हर्ट नहीं करेगी। दोस्तों, ये कहानी समरंगल होटल पे बेस्ड है जो कि एक सच्ची कहानी है जहाँ पे बिना नंबर का एक कमरा है। कहते हैं कि वहाँ उस औरत का पूत है जो वहाँ मार दी गई थी और आज भी वह उस रूम को हंट करती है और जो लोग इस होटल के पास से गुजरे हैं उन्होंने होटल के कोने में एक पचन यानी एक कफन को देखा है। कहते हैं कि वह एक कुंतिलानिक फिगर है जो कि खाली बिल्डिंग में रहती है, हालांकि वहां के दरवाजे पब्लिक के लिए बंद है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट की कि उन्होंने वहां कदमों की आवाज सुनी है जबकि दूसरों का कहना है कि उन्होंने इनविजिबल प्रेजेंस को फील किया है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी हंटेड होटल को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे सेफ की